हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोगों ने जैब प्रोसेस का जो है तो 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 4th पार्ट है आपका। आज ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन लोग। अब अपन लोगों को पढ़ना था वाहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में, कि किस प्रकार जो मानव है किस प्रकार से उसके बॉडी में जो है तो ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ से वाहन या मानव में वाहन कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अपन देखेंगे कि भाई किस प्रकार से अपने बॉडी में जो शरीर में है तो किस प्रकार से हीमोग्लोबिन जो है तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाता है और पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लेके आता है। अपने को ये पढ़ना है। तो देखिए क्रियाकलाप 5.7 है इसमें कि आप अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का समान परिसर क्या है। सबसे पहले इसमें ये बताना है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसमें जो है तो आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से 17.5 डेसीलीटर या ग्राम होता है पुरुषों में, और महिला में 12 से आपका 15.5 मतलब इतना होता है जो वयस्क मनुष्य होते हैं, सामान्य पुरुष और महिला में। क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए सामान्य स्तर लगभग 11.0 से 14.0 ग्राम या डेसीलीटर होता है। इसके लिए क्या है कि क्योंकि बच्चे जो हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और उनको जो है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके थोड़ा ब्लड जो है तो ज़्यादा रहता है, और ऐसा नहीं है कि जो वयस्क का है वही है। क्या पुरुष और महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है। तो जी बिल्कुल है, क्योंकि लिंग के अनुसार जो है तो पुरुष और महिलाओं दोनों में जो है तो आपका मतलब फिजियोलॉजिकल जो है उसमें भी आपका चेंजेस रहता है, और आपका जो ये हार्मोन्स है इसमें भी चेंजेस रहता है। दोनों प्रकार से जो है तो क्या है कि इसमें जो है तो चेंजेस रहता है हीमोग्लोबिन स्तर का, जो सामान्य पुरुष और महिला होंगे। पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा कम होता है। अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए। ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या होता है। तो आपके पशुओं में जो है तो आपका जो है तो यानी कि काऊ में लगभग 8 से आपका 15 ग्राम या डेसीलीटर होता है, और आपका इसमें बुफैलो जो है तो उसमें कितना 9.08 से 14.5 ग्राम या डेसीलीटर होता है। फिर कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है काऊ में आपका कि 10 से लेकर 15 ग्राम या डेसीलीटर होता है, और काऊ में जो है तो आपका 8 से 12 ग्राम या डेसीलीटर होता है। इस प्रकार से दो इसमें हमें डेटा देखने को मिला है। फिर आपको जो बछड़ा है उसमें कितना होता है। तो 8 से 12 ग्राम या डेसीलीटर होता है। क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है। तो नहीं, इसमें भी समान नहीं है। ये भी जो है तो फिजियोलॉजिकल और लिंग के अनुसार जो मादा और जो आपका ये पुरुष मतलब जो मेल होते हैं और जो आपको फीमेल जो होती है मतलब काऊ है, और उसमें जिस प्रकार से सामान्य मनुष्य में भी ह्यूमन बींग्स जैसे होते हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे जो पुरुष होते हैं उनमें थोड़ा ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो है तो 13.5 से 17.5 डेसीलीटर या ग्राम होता है आपका। महिला में कितना होता है 12.0 से 15.5 ग्राम में डेसीलीटर होता है। इस प्रकार जो है तो काल्व से यानी कि कहने का मतलब बछड़ा में जो है तो 8 से 12 ग्राम या डेसीलीटर होता है। फिर क्या बोलता है ये कि नर तथा मादा मानव में व जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। तो इनमें क्या अंतर है। देखिए जो जंतु है और नर तथा मादा मानव में व जंतुओं में, कहने का मतलब जो नर मनुष्य हैं आपका, स्त्री हैं और जंतु हैं, क्या इनमें अंतर है। तो बिल्कुल अंतर है, क्योंकि सभी मनुष्य जो है तो अलग है, उनकी संरचना स्ट्रक्चर अलग है, जंतुओं की अलग है। यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाएंगे। यदि कोई अंतर है तो उसमें देखिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो पहली बात तो है आपका। फिर दूसरा क्या है आपका हार्मोनल है चेंजेस,
कि क्योंकि यह जो है तो आपका डिफरेंस मेन यहीं से पता चल जाता है आपका जो हार्मोनल डिफरेंस है। तो इसमें क्या होती है, जैसे जैविक भिन्नता जो आपका मानव है उसमें क्या होगा, XY क्रोमोसोम्स होगा, और जो मादा है उसमें क्या होगा आपका XX क्रोमोसोम होगा। फिर हार्मोन्स में क्या होता है, आपका जो पुरुष होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है तो हार्मोन्स होता है, जो महिला है उसमें क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। प्रजनन अंग जो है तो ह्यूमन बींग्स में वृषण होता है, और जो मादा है जो स्त्री है उसमें क्या है अंडाशय होता है। इस प्रकार से इनमें क्या है फिजियोलॉजिकल जो है तो चेंजेस देखने को मिलता है। आपका ये क्रियाकलाप कंप्लीट हो गया गाइज। अब देखिए इसमें पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं या लिम्फ बोलते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब एक पंप करता है, जैसे अपना हार्ट है, पंप करता है रुधिर को, जिससे क्या होता है रुधिर पूरे बॉडी में जो है तो सर्कुलेशन करता है। और क्या होता है ऑक्सीजन को जो है तो हार्ट से ले जाकर के कहाँ पर अपने पूरे बॉडी को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड के द्वारा, जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो इसकी मरम्मत हो सके। क्योंकि जो अपने बॉडी में कुछ भी टूट फूट होता रहता है, जैसे क्योंकि सेल्स हर दिन बनते हैं बिगड़ते हैं, इसी प्रकार से पूरे बॉडी का जो है तो क्या होता है रिपेयरिंग होती रहती है। हमारा पंप हृदय, कहने का मतलब जो हार्ट है हमारा तो क्या करता है, इसको ब्लड को क्या करता है पंप करता है, जिससे ब्लड क्या होता है पूरे बॉडी में पहुंचता है। देखिए इसमें क्या है, हृदय एक पेशीय अंग है। सबसे पहला सवाल तो यही है, हृदय किस प्रकार का अंग है, तो पेशीय अंग है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। यानी कि हार्ट के कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। ऑक्सीजन युक्त जो आपका ब्लड होता है उसे जो है तो पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठ यानी कि बायां अलिंद में आता है। आपका ऑक्सीजन प्रचुर मतलब ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है किस में आएगा, आपका बायां अलिंद में आएगा। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है, यानी कि वो उतनी टाइम क्या कार्य नहीं करता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, मतलब एक जब खुलेगा तो दूसरा बंद होगा, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। और अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित होता है। यानी कि जब बायां आपका अलिंद और निलय जो है तो निलय जब संकुचित होता है तब ब्लड फोर्सफुली क्या होगा, पंप होगा उसमें से, तो ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद फैल जाएगा। उसके बाद क्या है, जब आपके बाएं निलय से भेजा जाएगा तो दायां अलिंद जो है तो आपका क्या होगा, फैलता है। तो शरीर में बीऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीजन उसमें जिसमें नहीं रहता उसे क्या बोलेंगे, बीऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, जब दायां अलिंद ऊपर वाला भाग क्या होगा संकुचित यानी कि सिकुड़ेगा, तो क्या होगा नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाएगा। उसके बाद दायां निलय क्या होगा, फैल जाएगा। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देगा, मतलब राइट वाले आपके हार्ट में भेज देगा। राइट निलय जो आपका होगा उसमें क्या करेगा, स्थानांतरित कर देगा, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्त मोटी होती हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपका जो अलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशी होती है तो किस प्रकार की होती है, मोटी रहती हैं। और आपका जो आपका ये अलिंद होता है उसकी जो
उसके जो क्या होंगे, उसकी जो मतलब वो होगा पंप जहाँ से करते हैं वहाँ से क्या होगा आपका पतली होगी। इस प्रकार से क्या होगा, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है, अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशी भित्त मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। तो इसीलिए जैसे आप धमनी और शिरा होती है, तो शिराएँ क्या होती हैं, पतली होती हैं, लेकिन धमनी क्या होती हैं आपकी, मोटी होती हैं। जब अलिंद का निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। इसीलिए आपका जो अलिंद है, यानी कि जो जैसे धमनियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है आपका वाल्व लगे होते हैं, जिसके वजह से आपका जो रुधिर है तो क्या है वापस इधर ना आए। इसके लिए क्या होते हैं, उसमें वाल्व लगे होते हैं, यानी कि वो ब्लड को क्या करता है, रोकता है। इस प्रकार सब चलिए देखते हैं, एक इसका हार्ट का डायग्राम देख लीजिए। इसमें आपको देखिए ये क्या है, सबसे पहले ऊपर आपका क्या है, एओर्टा है, यह महाधमनी है सबसे पहले ऊपरी भाग में। फिर आपके इधर देखिए क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है, यानी कि फुफ्फुस धमनियाँ हैं। फिर आपके क्या है, फुफ्फुस शिराएँ हैं, पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरीज है, लेफ्ट आर्ट्रियम है आपका, बायां अलिंद है आपका, मतलब ये आपका बायां भाग है, बायां अलिंद और बायां निलय है, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट जो है तो वेंट्रिकल है आपका। फिर इसके बाद इधर क्या है देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है, विभाजिका। विभाजिका बोले तो ये डिविजनिंग वाल है, जो कि ये क्या करती है, सेपरेट करती है, दोनों को अलग अलग करती है। ये वाल्व है जो ये डिविजनिंग क्या है, वाल है, जो क्या करता है, इसको मतलब सेफ्टी रखता है, जिससे कि इधर का ब्लड इधर ना आए। जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है जिसमें, तो उसमें बिना ऑक्सीकृत वाला ब्लड ना मिल पाए। फिर क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है, यानी कि दायां निलय है आपका। फिर आपका क्या है, वेना कावा फॉर्म लोअर बॉडी, यानी कि निचले शरीर के निचले भाग से महाशिरा है इसमें। फिर इसके बाद क्या है, फिर राइट एट्रियम है आपका, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट आपका वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपको वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी कहने का मतलब शरीर से निकलने वाले भाग क्या है, ये महाशिरा है, महाशिरा जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाएगी। फिर क्या है, दायां अलिंद है। फिर सबसे ऊपरी वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यानी कि ये बॉडी में ऊपर की ओर ऊपरी भाग से क्या है, महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग में क्या है, ये महाशिरा है। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी कहने का था शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा है, और ये क्या है, शरीर के निचली भाग का महाशिरा है, यानी कि दो महाशिराएं जो पाई जाती है। इसमें से क्या होता है, ये अलिंद और निलय जो आपका है, यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन युक्त जो है तो आपका क्या होता है, ब्लड होता है राइट में। लेफ्ट में क्या होगा आपका जो है तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। और ये आपका क्या है, एओर्टा है, ये क्या है, ये महाधमनी है। महाधमनी जो है तो इसका कार्य क्या होता है आपका, ये जो है तो विऑक्सीकृत जो आपका, यानी कि जिसमें जो हीमोग्लोबिन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको क्या करती है, इधर लेफ्ट वाले में ले जाएगी, जिससे क्या होगा, ये पूरा ब्लड जाएगा किसमें आपका, इसको ऑक्सीजन युक्त होने के लिए आपका जाएगा यहाँ फेफड़े में जाएगा, जिसमें क्या होगा, वहाँ से ऑक्सीजन जो है तो शुद्ध होगी। फिर इसके बाद फिर आपसे आपके हार्ट में आएगा लेफ्ट राइट वाले में, फिर उससे क्या पूरे बॉडी में जाएगा। फिर इसी प्रकार से यही प्रोसेस चलती रहेगी। ये देखिए इस प्रकार से, इसमें जैसे आपका ये जो डायग्राम बना हुआ है कि किस प्रकार से ये जो है तो आपका हार्ट में जाता है और किस प्रकार से ये शुद्ध होता है, कहने का मतलब ये है। क्या है आपका, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी है आपकी, यानी कि पल्मोनरी एयर्टी टू लंग्स, मतलब लंग्स में लेके जाएगी, आपके फेफड़े में ले जाएगी, किसको, ऑक्सीजन को यहाँ से लेके जाएगी, ठीक है ना। इसको ये वेना कावा है, ये जो मोटी वाली ये ब्लू कलर की जो दिख रहा है, ये क्या है, वेना कावा, यानी शरीर महाशिरा है आपका। फ्रॉम बॉडी, यानी कि यहाँ से क्या होता है, ये बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में केशिकाओं में जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, क्या होती हैं आपका, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन
ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, यानी कि जो है तो लंग्स से क्या होगा, पूरे बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को भेजेगा। फिर इधर क्या है आपका टू बॉडी, इधर क्या है आर्टरी है, ये कौन सी जो मोटी मोटी रेड वाली दिख रहा है ये क्या है आपकी आर्टरी है, यानी कि शरीर की महाधमनी। आर्टरी क्या है, महाधमनी, टू बॉडी। और फिर इसके बाद क्या है आपका एओर्टा है, एओर्टा है। पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स है, यानी कि फुफ्फुस से फुफ्फुसीय सिरा है आपका। यानी कि आपको देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो फुफ्फुस सिरा होती है, जैसे ये है ना कि आपको जो सिरा जो वेन्स है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है, और आपकी जो आर्टरीज है यानी कि आपकी जो धमनी है उसमें क्या है, शुद्ध रक्त होता है। लेकिन आपका ये एक क्वेश्चन इस प्रकार से कि जो फुफ्फुसीय सिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है, जो ऑक्सीजन युक्त होता है, जो रेड रेड भाग है आपका, और आपका जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त होता है, जो कि यहाँ से आपके हार्ट से ले जाया जाता है, कहाँ आपका जो है तो लंग्स में ले जाया जाता है, यानी कि लंग्स की कैपिलरीज में ले जाया जाता है, जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। फिर ऑक्सीजन यहाँ से शुद्ध होकर के आपके फुफ्फुसी सिरा द्वारा यानी कि पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ चला जाता है, आपके हार्ट में चला जाता है। इस प्रकार से ये जो है तो क्या होता है, मतलब ये प्रोसेस चलती रहती है, और हमारे मतलब इसमें आपके लंग्स में जाके जैसे और क्या होता है, ब्लड शुद्ध होता है। इसके बाद जो है तो आपके इसमें पल्मोनरी वेन के द्वारा आपके लंग्स से जो है तो एओर्टा आपकी धमनी में आएगा, धमनी से जो है तो क्या होगा, आपके इधर दायां जो है आपका लेफ्ट वाला जो आपका अलिंद और नीलय है इसमें से आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा, फिर यहाँ से फिर जाएगा, फिर से पल्मोनरी एओर्टा द्वारा फिर से लंग्स में जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। गाइज अगर ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आता तो इसके बारे में हम एक शॉर्ट्स बनाएंगे और आपके लिए फिर से डाल देंगे, और आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा समझ में आता है कि नहीं आता है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करती है, अब देखिए हम आपको समझा चुके हैं, अब इसको पढ़ते हैं। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जलीय स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं के 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं, और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, और ह्यूमन बींग्स और पक्षियों में कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, और कुछ में कितने होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं। और आपके मछली में जो है तो कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। हार्ट में रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहां यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, यानी कि मछलियों में जो ब्लड का संचरण होता है उसे क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। फिर रक्तस्राव, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी कि संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब, निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। यानी कि इसका जो है तो क्या स्फेग्नोमीटर द्वारा क्या करते हैं, इसको जो है तो मापा जाता है, किसको, ब्लड प्रेशर को। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, इसमें लगा के ये जो हैंड में क्या है ध्वनि सुनते हैं इसमें। तो इस नॉर्मल जैसे ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो आपका रक्त दाब या ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। यानी कि ऊपर का जो आपका होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक आपका 120 और डायस्टोलिक आपका 80 होता है। इस प्रकार से जो है तो ब्लड प्रेशर मापते हैं।
इस स्फेग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है, जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। इसीलिए गाइस ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं, आराम से पढ़ने को बस हो गया। क्योंकि बच्चे लोग रिजल्ट का वो टेंशन लेते हैं, अरे हम इतना पढ़े, इतना हमारा परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन यह है कि अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है और बिना टेंशन के बस पढ़ना है। रिजल्ट तो ऑलरेडी आएगा, जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। उसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बस पढ़ाई करना है। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में आती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति 1 कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। यानी कि जो हमारे पूरे बॉडी में विआक्सीकृत रुधिर रहता, उसे आपकी जो ये होती हैं शिराएं जो होती हैं, तो क्या करती हैं, पूरे बॉडी से हार्ट तक लाती हैं। और जो शुद्ध रक्त रहता है हार्ट से पूरी बॉडी में कौन ले जाता है, आपकी धमनी ले जाती है, एओर्टा ले जाती है। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं तो किस प्रकार से अपनी जो है तो सुरक्षा करती हैं, ये इसमें बताया गया है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स द्वारा रक्षण। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाएं तो रक्तस्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। जैसे अपने कोशिका में कभी भी चोट लग जाएगी तो क्या होंगी, वाइट जो सेल्स हैं तो क्या करेंगी, जा करके वहाँ पर बैठ जाएंगी और ब्लड को बाहर जाने से रोकेंगी, यानी कि वहाँ पर क्या करेंगी, थक्का जमा देंगी। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं। फिर आपका लिम्फ लसिका का क्या काम है, यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, यानी जो खाली जगह वहां पर आके भर जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ऊतक जो है तो क्या करते हैं, लिम्फ का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है। जिस प्रकार से आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है उसी प्रकार जो है तो रुधिर में उसी प्रकार से लसिका ये भी होता है। लेकिन यह क्या होता है, रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। आपके लिम्फ जो है तो क्या होता है, रंगहीन होता है और इसमें क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से मिलकर केशिकाओं में चला जाता है। इसके बाद लसिका किसमें जाएगा, छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती हैं उसमें चला जाएगा, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। बचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर ले जाता है। मतलब जो कहने का मतलब जो मात्रा खराब हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, बड़ी आंत में चली जाएगी आपका, और जो अच्छा होगा वो ब्लड के साथ फिर से वापस चले जाएगा बॉडी में।
पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। यानी कि पौधे जो है तो किसमें, जहाँ ग्रीन भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वहीं से जो क्या करेंगे, अपना प्रकाश संश्लेषण करेंगे, वहीं से भोजन प्राप्त करेंगे। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मतलब मिट्टी से सब चीज़, मिट्टी में जो पाया जाता है, जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, ये जो है तो रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अदर जो है तो खनिज लवण हो गया। इसीलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तारित हो सकती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। यानी कि विसरण बस से इनको हर चीज़ नहीं मिल सकती है, जड़ के द्वारा जो है तो जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से अपना भोजन ग्रहण कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक होती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते, मतलब पादप स्थायी खड़े रहते हैं, ये चलते फिरते नहीं हैं। और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। यानी कि जो पादप कोशिका होती हैं, जो उसका बाहरी भाग आप कभी जैसे नीम का देखिए पेड़ में छाल जैसे लग रहती है, वो क्या होता है, मृत कोशिका होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वे जिन दूरियों का परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थों तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। यानी कच्ची सामग्री आपका कहाँ से लेगा, रूट से लेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होती हैं। एक तो जाइलम है, दूसरा आपका क्या है, फ्लोएम है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। तो वो क्या है आपका जाइलम, इसे नोट करिएगा। एक जाइलम का कार्य क्या है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। यानी कि आपको जो ये पूछे कि जो आपका ये है, ये जाइलम का क्या कार्य है, तो क्या बताएंगे कि जो मिट्टी में आपके जल और खनिज लवण है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो भी आवश्यक तत्व हैं, तो किसके द्वारा लेता है, ये जाइलम के द्वारा। दूसरा क्या है आपका, फ्लोएम है, पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण को उत्पाद संश्लेषित होते हैं। यानी कि जहाँ से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन को बनाता है, वो भोजन किसके द्वारा पूरे प्लांट को दिया जाता है, तो आपको फ्लोएम के द्वारा। पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब मतलब इसके बारे में जो है तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। फिर आप जल का परिवहन देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन करती हैं। जल संवहन कोशिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर क्या करता है, धकेलता रहता है। वाटर को ऊपर की ओर जो है तो धकेलेगा जाइलम। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। यानी कि जल अपने आप स्वयं वहां तक नहीं जाएगा, उसमें जो जाइलम पाया जाता है उसके द्वारा जो है तो जितना बड़ा प्लांट है वहां तक उसको वाटर मिलेगा। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। यानी कि कोई और युक्ति करते हैं, मतलब नीचे से फोर्स लगाते रहेंगे, जिससे क्या होगा तो कि उसमें जो है तो वाटर ऊपर तक चला जाए। क्रियाकलाप 5.8। लगभग एक ही आकार का एक तथा बराबर मृदा वाले 2 गमले लीजिए। एक में पौधा लगा दीजिए तथा दूसरे गमले में कोई भी पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए।
अब अपने को ये क्या है, एक प्रैक्टिकल क्रियाकलाप है। दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए और जिसमें नमी का वाष्पन ना हो। अब 2 गमला लेना है, एक में प्लांट लगा देना है, दूसरे में एक छड़ी लगा देना है, सूखी लकड़ी, कुछ भी, कोई भी लकड़ी। दोनों गमलों में मिट्टी भर देना है, फिर प्लास्टिक की शीट से उसे क्या करना है, ढक देना, जिससे क्या हो, उसकी नमी बनी रहे, जिससे को सूखा ना हो। फिर दोनों गमलों को, एक को पौधे के साथ तथा दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए। अब दोनों गमलों को क्या करना है, एक को पौधे के साथ, मतलब जिसमें पौधा लगा है उसको ढकना है, दूसरे में जो छड़ी लगाए हैं उसको भी ढक देना। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं? तो बिल्कुल देखेंगे कि भाई जिसमें पत्ती है, जो जीवित प्लांट है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं होंगी। और जो सूखी लकड़ी लगी हुई है तो उसमें तो कुछ भी क्रिया नहीं होगी, ना तो उसमें वृद्धि होगा, ना ही वो भोजन लेगा, ना ही प्रकाश संश्लेषण करेगा, ना ही उसको पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सूखी लकड़ी को। लेकिन जो आपका ताज़ा प्लांट होगा उसे तो सब कुछ चाहिए। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल के रंध्र से द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कि पौधों को जो हानि होती है, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, उससे क्या होता है, आपको पानी की हानि होती है, जल की हानि होती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक तथा जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर ले जाते हैं। यह ताप के नियमन में भी सहायक होते हैं, मतलब टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी हैं। रात्र में आप देखेंगे कि बहुत तेज से वाटर जो है तो सुबह ओस के रूप में क्या होता है, पत्तों में जो होते एकत्रित हो जाता है। दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। जाइलम जो है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो कि पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। तो ये जाइलम फ्लोएम द्वारा भेजे जाते हैं। जाइलम द्वारा आपका जल और खनिज लवण प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण भोजन के अलावा क्या करता है, अमीनो अम्ल के पदार्थों का भी वहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता या चालनी नलिका के ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों सिराओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये देखिए इसमें वाष्पोत्सर्जन दिखा है किस प्रकार से एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की हानि। इस प्रकार से यहाँ से जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल जो है तो ऊपर प्लांट की ओर चढ़ता है और यहाँ पत्तियों से क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जल वाष्प के रूप में, जिससे क्या होता है, जल का हानि होती है। अब उत्सर्जन देखिए 5.5 गाइज एक क्लास फिर बड़ी हो जाएगी आपकी, लेकिन यह है कि इसे कंप्लीट ही करना है, नहीं तो बहुत बार बार इसको छोड़ने से क्या है कि बहुत बड़ा कई भाग में हो जाएगा, तो फिर पढ़ने में जो है तो नहीं अच्छा लगेगा कि बहुत लंबा हो गया। एक्सक्रेशन जो है तो आपको उत्सर्जन हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है।
एक्सक्रीशन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देता है, जैसे हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इन कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे आपका क्या है, मानव में उत्सर्जन, ह्यूमन में जो है तो उत्सर्जन, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स जो है। मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, यानी कि आपकी जो है तो किडनी होती है। मूत्र वाहिनी एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से जो वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे क्या करना है? बाहर करना। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्त वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है, जो वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ये देखिए डायग्राम आपका क्या है, बाएं वृक्क एक आपका लेफ्ट रीनल जो है तो आर्टरी है। फिर क्या है आपका बायां वृक्क लेफ्ट किडनी है आपकी, बाएं वृक्क सिरा है, लेफ्ट रीनल वेन है आपकी, फिर एओर्टा है, महाधमनी है। फिर आपका इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, लेफ्ट जो है तो बाईं मूत्र वाहिनी यानी कि लेफ्ट यूरेटर है। फिर वेना कावा है आपका, महाशिरा है। यूरिनरी ब्लैडर है आपका, मूत्राशय है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? मूत्र एकत्रित होता है। फिर ये क्या है? मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा, जहाँ से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए आपका एक वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की आपकी यह संरचना दी हुई है। किस प्रकार से जो है तो नेफ्रॉन जो है तो कार्य करता है और इससे क्या करता है? ब्लड को जो है तो छानता है। आपका क्या है? एक कोशिका गुच्छ है, ग्लोमेरुलस है आपका, और ये क्या है? बोमन संपुट है यानी कि बोमन कैप्सूल है आपका। फिर वृक्काणु का नलिकाकार भाग यानी कि आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। इसके बाद क्या है? वृक्क धमनी की शाखा है, वृक्क शिरा की शाखा है, वृक्क धमनी है, संग्राहक वाहिनी है यानी कि ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, और जो क्या है? बोमन कैप्सूल है, जिसमें क्या होता है? ब्लड जो है तो ये शाखा युक्त जो दिया हो इसमें से ब्लड क्या होता है? छनता है बोमन कैप्सूल से आपका। ब्रांच ऑफ रीनल वेन है आपके, वृक्क धमनी है, कैपिलरीज है, और क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है? संग्राहक धमनी है। अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों को चयनित और पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका या मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय से मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रण कर लेते हैं। अब डायलिसिस देखिए, यहाँ पर कृत्रिम वृक्क किस प्रकार से ये देखिए डायलिसिस हो रहा है। जब अपना जो होती है काम नहीं करेगा ये आपकी किडनी, तो क्या होता है? फिर डायलिसिस कराना पड़ता है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। गाइस क्लास बहुत बड़ी हो जा रही है। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क के सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन या डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव या
डायलिसिस लिक्विड से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का प्रसरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर के अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्संदन वृक्क में होता है। बताइए 180 लीटर ब्लड को रोज आपका जो किडनी है क्या करती है, इसे छानती है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्संदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है और क्या होता है, ये जो और वाटर होता है उसे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन प्रतिदिन एक मनुष्य कितना औसतन 1 से 2 लीटर मूत्र जो है तो उत्सर्जित करता है। पादप में उत्सर्जन। अब गाइस थोड़ा सा और अब इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। कहने का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो प्लांट का क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन हम लोगों के लिए ऑक्सीजन अच्छा है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पादप कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाले पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप की कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। विचार करें। अंगदान। अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो। यह दानदाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति दाता के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कार्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं। यह जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। आपने क्या सीखा? विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है। विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत्र में अवशोषित करने शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक का विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज, लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में वृक्काणु या नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं। यह गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर
किया जा सकता है। ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। गाइज अब बचे क्वेश्चन आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके जो डायग्राम है इनको हम 2-2, 3-3 मिनट के जो शॉर्ट्स है उसमें जो है तो समझा के फिर से एक बार आप लोगों को लिए इसमें डाल देंगे जो है तो शॉर्ट्स में, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।